हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 4 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ने अनाउंस किया है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। अब इसका रीज़न ये है, गलवान इंसिडेंट में जो चाइनीज़ सोल्जर था उसको यहाँ पर चाइना ओलंपिक टॉर्च बेयरर बना रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया का यही कहना है कि आप ओलंपिक्स जैसे इवेंट को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो भी इंडिया का यहाँ पर इन्वॉय है वो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड नहीं करेंगे विंटर ओलंपिक्स की। तो बेसिकली हमने यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। लेकिन हम अपने एथलीट भेजेंगे, तो दिस इन इफेक्ट मीन्स दैट न्यू दिल्ली विल बॉयकॉट द ओलंपिक्स एट द डिप्लोमेटिक लेवल। इसका मतलब ये है कि हमारे एनवॉय यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड नहीं करेंगे विंटर ओलंपिक्स की। लेकिन ऑल्दो इट विल सेंड एन एथलीट फॉर द इवेंट, लेकिन इंडिया का जो एथलीट है वो यहाँ पर इवेंट के लिए जाएगा। तो ये इंडिया ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड न्यूज़ क्या है, तो आर्मी चीफ जनरल एम नारवाने ने एक स्टेटमेंट दिया है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स विद न्यूक्लियर नेबर्स, जो कि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान है, कपल्ड विद स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान करता है, तो जिसकी वजह से जो हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर डीपीएम के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी का बेसिकली ये कहना है कि आईडीबीआई बैंक को यहाँ पर गवर्नमेंट उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेगी और गवर्नमेंट अपने यहाँ पर स्टेक्स को बेच देगी। अब गवर्नमेंट अपने सारे स्टेक्स को नहीं बेचेगी या एक गो में नहीं बेचेगी, तो ये सारी बातें बोली गई। तो सेंटर विल कम आउट विद एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेल ऑफ आईडीबीआई बैंक बाय द एंड ऑफ मार्च बट मे नॉट ऑफलोड इट्स एंटायर स्टेक। अब स्टेक कितना है आईडीबीआई में गवर्नमेंट का, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एलआईसी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेक है आईडीबीआई बैंक में, 49.24% शेयर होल्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है जो कि 45.48%। आगे हम चलते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि केन बेतवा लिंक, दिबांग हाइडल, मोपा एयरपोर्ट। तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसके लिए कोई भी कंप्लायंस नहीं देखी गई। तो रिजल्ट, वास्ट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वर मैंडेटेड बट नेवर डिक्लेयर्ड। अब जो फॉरेस्ट लॉस हुआ है, तो फॉरेस्ट लॉस को कवर करने के लिए बेसिकली सैपलिंग्स ऐसे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, तो उससे आप कवर अप नहीं कर सकते हो नेचुरल फॉरेस्ट को लॉस को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल फॉर सिग्निफिकेंट फंडिंग लिमिटेशंस फेस्ड बाय ऑल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो कंप्लाइंस को चेक करते हैं इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, उसमें यहाँ पर मैन पावर बहुत कम है, फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा ऐसा देखा गया सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, आप यूपीए एनडीए नहीं बोल सकते, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के टेन्योर में ऐसा पाया गया कि यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए एमनेस्टी दे दी जाती है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट कर लिया, आपने क्लियरेंस नहीं ली, तो आप पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ले लो। इसके अलावा एक ये भी होता है कि स्टेट्स को बोला जाता है कि आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दो, जिसकी वजह से स्टेट्स को ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट क्लियरेंस दो, जिसकी वजह से स्टेट सारे नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो एज द रिजेक्शन रेट फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस ड्रॉप्स बिलो 1% एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स फॉर फास्टर एनवायरमेंट क्लियरेंस, दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल गेट्स री इन्फोर्स्ड बाय द लैक ऑफ कंप्लाइंस। क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की कोशिश करो ताकि प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टेट का पॉलिटिकल विल की कमी है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल लॉज हैं वो कंप्लाई नहीं हो पाते। तो एक स्टेट को एक और बहाना मिल जाता है, बेसिकली बहाना क्या, उनको री करने की कोशिश की जाती है कि और ज़्यादा लैक ऑफ कंप्लाइंस कम हो। अब यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई है। जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली थी। तो इनफैक्ट द प्रोजेक्ट वाज रिजेक्टेड इन 2011 ओनली टू बी रिवाइव्ड द टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस इन 2016, लेकिन 2016 में उसको यहाँ पर क्लियरेंस दे दी गई। अब पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होता है, पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होगा तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर क्लियरेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको क्लियरेंस दे दी गई। Similarly, multiple exceptions were made in granting clearance to Kulda coal mine in Orissa, ताम्र थर्मल प्लांट इन छत्तीसगढ़। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा गया जिसमें यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दी जाती है बिना कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को देखे हुए। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाना था, तो बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ रिटन टू द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट टू डिसअलाउ एन एमपीज प्रोविजनली एक्सेप्टेड क्वेश्चन। तो एक एमपी को क्वेश्चन पूछना था राज्यसभा में, जो कि क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्यों इतनी नीचे आ रही है, इंडिया की रैंक क्यों 53rd है, इंडिया को क्यों यहाँ पर फ्लॉट डेमोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन को क्यों रिजेक्ट किया गया उसका रीज़न यहाँ पर मैंशन है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक फ्लॉट डेमोक्रेसी है। तो यही
क्वेश्चन पूछा जाना था गवर्नमेंट से कि इंडिया को क्यों फ्लॉड डेमोक्रेसी ऐसे क्लासीफाई किया जा रहा है। तो लॉ मिनिस्ट्री का ये कहना है इट शैल नॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रीवियल मैटर्स। तो बेसिकली ये एक रीज़न दिया गया कि बहुत ही ट्रीवियल मैटर है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंकिंग है। दूसरी बात ये जो बॉडी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कोई भी आंसर नहीं दे सकती है। तो इट शैल नॉट रेज मैटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडीज और पर्सन्स नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। हरियाणा ने 75% रिजर्वेशन लॉ लेकर आया था, जिसमें यहाँ पर जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उनको यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो हरियाणा की यूथ को ही देनी थी और यहाँ पर 75% सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, जो कि यहाँ पर हरियाणा की यूथ को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इस एक्ट के ऊपर रोक लगा दी है। तो इंडस्ट्री एसोसिएशंस Thursday welcomed the Punjab and Haryana's High Court's stay on the Haryana government's law that sought to reserve 75% jobs in the private sector for those from the state। तो बेसिकली हरियाणा एक एक्ट लेकर आया था जिसमें यहाँ पर 75% रिजर्व कर दी गई थी जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर दोज फ्रॉम द स्टेट। तो जिसमें भी सैलरी यहाँ पर 30,000 से कम है वो यहाँ पर सारी जॉब्स रिजर्व कर दी गई थी कि यहाँ पर 4 में से जो 3 जॉब्स होंगी वो यहाँ पर हरियाणा की यूथ को ही दी जाएंगी। अब बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस ये उठाए गए हैं कि गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रेनिंग टू द यूथ। तो अगर हरियाणा का यूथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयबल है तो यहाँ पर हरियाणा की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनको स्किल्स दें ताकि उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ना कि आप ये कर दो कि आप लॉ ले आओ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो इफ़ देयर इज़ अ कास्केडिंग इफेक्ट, अगर सारी स्टेट्स ऐसे लॉ लेकर आने लगे कि 75% जो यहाँ पर जॉब्स होगी वो यहाँ के लोगों को ही मिलेगी, तो फिर यूनियन ऑफ इंडिया का क्या हुआ? यहाँ तो फिर लोग माइग्रेट कर ही नहीं पाएंगे जॉब्स के लिए। तो जहाँ पर गवर्नमेंट बात करती है वन नेशन वन मार्केट, और ऐसे में हम देख रहे हैं जो स्टेट्स हैं वो ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक बिल लेकर आया है, यहाँ पर हरियाणा में हम देख रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्राइवेट सेक्टर थ्रू सच पॉलिसीज़। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे कंडीशंस ले आओगे तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली किसी और स्टेट में रीलोकेट कर जाएगा। अब तमिलनाडु में एक बिल लेकर आया गया था, तो बिल में बेसिकली यही था कि जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे उनमें जो यहाँ पर एडमिशन होगा वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ना कि नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। अब गवर्नमेंट का ये इसीलिए मानना था, गवर्नमेंट का ये कहना था कि नीट जो है वो एंटी पुअर है। तो आर्ग्यूइंग दैट नीट वाज अगेंस्ट द इक्वालिटी क्लॉज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिल स्टेटेड इट फेस्टस इन इक्वालिटी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रिविलेज क्लास होता है उसको तो आसानी से कोचिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनको कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो नीट है वो इनइक्वालिटी को और ज़्यादा फॉस्टर करता है। इट ऑल्सो रेस्ड कंसर्न्स दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम द एफ्लुएंट क्लास, अब यहाँ पर जो एफ्लुएंट क्लास के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर कोचिंग मिल जाती है, इसीलिए उनको एग्ज़ाम क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो बाद में वो लोग यहाँ पर रूरल एरियाज़ में सर्व करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर स्टेट के कुछ कंसर्न थे और स्टेट यहाँ पर एक बिल लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है उन्होंने बिल को वापस भेज दिया, बेसिकली यहाँ पर असेंट नहीं दी। प्रोटेक्ट देयर राइट्स, रिमूव पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स। अब ये जो है ये बेसिकली इस बारे में है, माइग्रेंट विमेन के बारे में लिखा है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ऑफ द 45 करोड़ माइग्रेंट्स दैट द 2011 सेंसस रिकॉर्ड्स, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 45 करोड़ माइग्रेंट्स हैं, जिसमें से 31 करोड़ विमेन है। और उसमें से 31 करोड़ विमेन है, इसका मतलब ये है कि 45 करोड़ में से 67% माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि विमेन है। अब मेनली यहाँ पर विमेन का माइग्रेशन होता है मैरिज की वजह से, तो देयर आर अबाउट 21 करोड़ मैरिज माइग्रेंट्स। देयर इज ऑल्सो द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ विमेन। अब यहाँ पर जो विमेन और चिल्ड्रन होता है वो यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, और यहाँ पर जो माइग्रेंट विमेन होती है वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अब यहाँ पर उसके रीजंस मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ वेमेन इज़ मैरिड आउट ऑफ अर विलेज, और उसके बाद वो अपनी नेटल विलेज जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, तो ऐसे जो 5-6 महीने होते हैं जहाँ पर इंडिया में स्कीम्स की बात की जाती है कि स्कीम्स में यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठाया गया कि अब स्कीम्स के यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी की तो बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर स्कीम्स की अगर पोर्टेबिलिटी ही नहीं है, बेसिकली अगर वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर वो शादी करके गई है, तो सिर्फ उसी जगह पर क्या वो स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकती है, क्या वो PDS का बेनिफिट उठा सकती है, आंगनबाड़ी का बेनिफिट उठा सकती है। लेकिन अगर वो अपने वापस से नेटल विलेज में जाती है तो अगर उसे वहाँ पर स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता तो फिर कैसे उस स्कीम की यूनिवर्सैलिटी को आप इंश्योर कर सकते हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि माइग्रेंट वेमेन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द डिजिटल रूपी, तो बेसिकली बजट में बताया गया कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर इशू करेगा। 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास ने डिजिटल करेंसी इशू की। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि जापान, चाइना, सिंगापुर, स्वीडन, ये लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर हम ट्रांजिशन करेंगे यहाँ पर
डिजिटल करेंसी की तरफ, तो उसके क्या फैसेट्स होने वाले हैं। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या हैं, तो ये फिएट करेंसी वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो बेसिकली अभी जो नोट है उनको यहाँ पर वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाया जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम होगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में आसानी होगी, ऑल्टरनेट पेमेंट्स का एडवांटेज होगा, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कम देखने को मिलेंगे, करप्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसके ऐसे कुछ फ़ायदे हैं। अब कुछ कंसर्न्स भी हैं कि जैसे यहाँ पर जो फिएट करेंसी होती है पेपर फॉर्म में, उसमें एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा इंश्योर होती है, लेकिन क्या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में इतनी एनोनिमिटी इंश्योर हो पाएगी, तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइट किए गए। ये दोनों हम डिस्कस नहीं करेंगे। गेटिंग द फिस्कल स्टोरी राइट, फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया गया कि 11% पे ग्रो होगी कंपेयर टू 9.5%। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 9.5% पे इकोनॉमी ग्रो होगी, लेकिन यहाँ पर फिस्कल ईयर के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 11% पे इकोनॉमी ग्रो होगी। गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास यहाँ पर फिस्कल स्पेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर हायर स्पेंडिंग कर सकती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, तो मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सच अनसर्टेन टाइम्स अज्यूम्स अ मच हायर प्रायोरिटी। तो बेसिकली ऑथर ने बोला ऐसे टाइम में ज़रूरत है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर भी रही है। लगभग 3.14 लाख करोड़ में यहाँ पर इंक्रीज़ देखा गया है फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। इसमें से जो 2/3 कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्टेट्स के द्वारा होने वाला है, क्योंकि स्टेट्स को यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे 50 साल के टेन्योर के लिए, इंटरेस्ट फ्री दिए जाएंगे, और स्टेट्स को इन पैसों को लगाना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बाकी यहाँ पर स्टेट्स को FRBM लिमिट्स के ऊपर भी यहाँ पर स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, लेकिन उसको टाई कर दिया गया कि आपको यहाँ पर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर FRBM लिमिट के ऊपर यहाँ पर बोरो कर सकते हो। द इनइक्वालिटी ड्रैग, बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया में के शेप्ड रिकवरी हो रही है, कि कुछ सेक्टर्स तो यहाँ पर रिवाइव कर गए, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी रिवाइव नहीं कर पाए हैं टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और ज़्यादा वाइडन हो रही है। अभी तक जो भी पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है वो अब रिवर्सल के थ्रेड में, कि जो लोग पॉवर्टी से बाहर निकले वो कहीं फिर से पॉवर्टी के अंदर ना चले जाएं। जो टॉप 10% है उनके पास नेशनल इनकम का 57.1% है, और जो बॉटम 50% है उनके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 13.1%। तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा वाइडन हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर 35.4% से बढ़ाया गया, लेकिन ऑथर ने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहाँ पर इमीडिएटली जॉब्स जनरेट हो ऐसा इंश्योर नहीं होता है। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात चल रही है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इट इज़ कंसंट्रेटेड इन मेनली 8 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी में 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज़ किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशंस में 7.2% को यूज़ किया जाएगा, डिफेंस में 20.3% को यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा स्टेट्स को ट्रांसफर करने के लिए 1.4% को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है वो बेसिकली डिवाइडेड है। जो मनरेगा है जो कि यहाँ पर पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स को जॉब देता है, उसके एलोकेशन में यहाँ पर कोई भी बढ़ावा नहीं किया गया है, बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा जो हेल्थ है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा वाइडन कर दिया गया, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया गया, जिसमें हेल्थ में वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है। तब भी यहाँ पर हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर आउटले है वो नहीं बढ़ाया गया। तो वाइल वी आर स्टिल रीलिंग अंडर द बिगेस्ट हेल्थ क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी, द एक्सपेंडिचर अंडर हेल्थ कंटिन्यूज टू बी लो एंड मिसलीडिंग, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ में वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। विमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो विमेन के लिए वो लगातार कम हो रहा है। जहाँ पर गवर्नमेंट डिजिटल एजुकेशन को पुश दे रही है, लेकिन जो डिजिटल इंडिया ई लर्निंग है उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने एलोकेशन कम कर दिया है, 645 करोड़ से 421 करोड़ कर दिया है, और डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो इंडिया की रियल GDP अगर देखें तो 145 लाख करोड़ है, और 15 से 20 लाख करोड़ श्रंक हो गई है लास्ट 2 ईयर्स में। तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा वाइडन हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। US ने रेड में ISIS चीफ को यहाँ पर मार दिया, तो बेसिकली ISIS चीफ ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, US ने पूरी तरीके से घेर लिया था। तो प्रेसिडेंट बाइडन सेड ऑन थर्सडे दैट द लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट डाइड ड्यूरिंग अ रेड बाय US स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज इन अ रिस्की प्री-डॉन अटैक इन नॉर्थ वेस्ट सीरिया। अब आप बोलोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो ISIS के चीफ को मारा था, तो बेसिकली उसके बाद ये सक्सेसर था। अब इसका जो नाम था वो था अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिनको मारा था उसका नाम था अबू बकर अल बगदादी, जिसको US ने ड्रोन ऑपरेशन में मार दिया था, और दूसरे यहाँ पर ये है ISIS के चीफ जिसको यहाँ पर US ने मार दिया। आगे हम चलते हैं। द पाक चाइना रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो कांग्रेस की लीडरशिप ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक काम ये था कि यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना
को दूर रखना है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान और ज़्यादा करीब आ गए। ये कल हमने डिस्कस किया था। अब बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप कैसी रही है और पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप कैसी रही है और यहाँ पर चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप कैसी रही है। पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज इंडिया के बाद किया था और पाकिस्तान ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था 1951 में। लेकिन जो पाकिस्तान ने यूएस के यहाँ पर कुछ मिलिट्री पैक्ट्स थे जैसे कि सिएटो, सेंटो, तो पाकिस्तान उसका पार्ट हो गया था और यूएस यहाँ पर एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक में था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर चाइना से दूर था, क्योंकि चाइना तो यहाँ पर कम्युनिस्ट ब्लॉक का मेंबर था। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यूएस और पाकिस्तान ज़्यादा करीब थे और चाइना पाकिस्तान से थोड़ा दूर था। ऑन द अदर हैंड इंडिया की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी थी चाइना के साथ, जैसे कि उस समय के स्लोगन्स थे हिंदी चीनी भाई भाई। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और यहाँ पर पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर पाकिस्तान एंड चाइना। फिर 1962 में वॉर होती है, इंडिया चाइना वॉर, और इंडिया चाइना वॉर की वजह से ये यहाँ पर जो बीजिंग है वो इस्लामाबाद के करीब चला जाता है। पाकिस्तान को चाइना से सपोर्ट मिलता है 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जब 1962 वॉर में यहाँ पर इंडिया हार गया था चाइना से, तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि हमें यहाँ पर इंडिया के लिए एग्रेशन कर देना चाहिए। इन अ बाउंड्री एग्रीमेंट इन 1963, फिर 1963 में यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, जिसमें यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो शक्शगम वैली, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, वो यहाँ पर चाइना को दे देता है। उसके बाद जो काराकोरम हाईवे बिल्ड किया जाता है 1970 में, जो कि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर बिल्ड करते हैं, और ये भी यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही पास होता है। तो हम देख सकते हैं कि 1962 वॉर के बाद ही यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। फिर दोनों कंट्रीज़ में न्यूक्लियर कोऑपरेशन देखने को मिला। जब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की थी 1974 में, उसके बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। इंडिया चाइना टाइज, अब 1988 में जो चाइना है वो इंडिया को इकोनॉमिक लेंस से देखने लग गया। चाइना को ये समझ आ गया कि इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और अगर हमें यहाँ पर सामान इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें अपनी रिलेशनशिप इंडिया के साथ अच्छी रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो बॉर्डर इशू है उसको हम अलग से डील करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर इकोनॉमिक लेंस से ज़्यादा देखने की कोशिश की इंडिया को, और इसीलिए इंडिया और चाइना के रिलेशन हमें अच्छे देखने को मिले। फिर यूएस न्यूक्लियर डील होती है, और यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील होती है, उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील लेफ्ट इस्लाम पाकिस्तान वरीड एंड द बीजिंग इस्लामाबाद नेक्सस ट्राई टू ब्लॉक द एग्जामिशन एट द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। पाकिस्तान इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन बीजिंग टू हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स। तो अभी हमें ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरी हो चुकी है। इसके अलावा जो उइघर्स मुस्लिम के साथ यहाँ पर चाइना डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में डालता है, तो पाकिस्तान यहाँ पर सारे मुस्लिम्स के लिए बोलता है, यहाँ तक कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाता है। लेकिन उइघर्स मुस्लिम के लिए यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि वो यहाँ पर चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान को ये पता है कि अगर हमें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमें चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस्लामाबाद, which speaks for the rights of the Muslims across the world, including India, has kept a studied silence on the treatment of Uyghurs minorities. इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, तो ये भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है, पाकिस्तान के लोगों को, कि इन प्रोजेक्ट्स के चलते भी यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोकल्स उनको जॉब नहीं दी जा रही है। बाकी यहाँ पर जो चाइना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, चाइना उसका यूज़ करके यहाँ पर अफगानिस्तान में अपना ग्रेटर रोल बनाना चाहता है। तो इन 2020 चाइना साइंड अ डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी रिसेंटली इंडक्टेड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ चाइनीज मेड VT-4 बैटल टैंक। पाकिस्तान एंडोर्सेस चाइनास पोजीशन। तो चाइना की जो पोजीशन है साउथ चाइना सी में, जो यहाँ पर चाइना क्लेम करता है, पाकिस्तान उन पोजीशंस को यहाँ पर और ज़्यादा एंडोर्स करता है। बाकी चाइना जो है वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। आगे हम चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया हरियाणाज लॉ एंड लोकल जॉब कोटा, ये हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। श्योरिटी बॉन्ड्स हमें पता है क्या होते हैं, हम 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब बजट में इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। अब क्या चेंज किए गए वो हम देखते हैं। तो मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टू द लॉ फ्रॉम 2005-6 द बजट इज क्लैरिफाइड। जो सेस और सरचार्ज है उनको यहाँ पर डिडक्शंस नहीं माना जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर पहला चेंज ये किया गया कि यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज है उनको यहाँ पर डिडक्शंस नहीं माना जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर
जो क्रेडिटर के हाथ में यहाँ पर फंड होगा उससे पूछ सकता है कि इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो बजट हैज़ ऑल्सो मेड चेंजेस टू द आईटी लॉ, मेकिंग स्पेस फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट टू सीक एक्सप्लेनेशन फॉर सोर्स ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर फंड का सोर्स क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी रूलिंग्स ऐसी देखी गई जिसमें सेस और सरचार्ज को ये माना गया कि ये एक्सपेंडिचर है, जिसमें कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दी। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि सेस और सरचार्ज यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं है। तो दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। तो बेसिकली पुरानी डेट से यहाँ पर इस अमेंडमेंट को इफेक्ट में लाया जाएगा 1 अप्रैल 2005 की डेट से। इसके अलावा एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस या फिर कोविड-19 कुछ एक्स ग्रेशिया मिला है तो उसको यहाँ पर उस पर्सन की इनकम नहीं मानी जाएगी और उसको यहाँ पर टैक्स नहीं किया जाएगा। बजट इज ऑल्सो अलाउड एग्जम्पशन फॉर अमाउंट रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज पर्सन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक्स ग्रेशिया मिला है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन वो एक्स ग्रेशिया यहाँ पर 10 लाख से कम अमाउंट का होना चाहिए। इसके अलावा जो गिफ्ट्स ऑफ फ्रीबीज दिए जाते हैं डॉक्टर्स को, उसको यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर हमें चेंजेस पता चल गया कि क्या क्या चेंजेस किए गए इनकम टैक्स एक्ट में। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।